गद्दा महाराष्ट्र, सॉरी कहाँ का है, पंजाब का है। तो जो आपका सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है, जो वैज्ञानिक, जिसमें वैज्ञानिकता दिखती है, नियम कानून दिखता है, वो कौन सा मार्शल आर्ट है? कलारीपयट्टू। यस, कलारीपयट्टू, जो केरल में प्रचलन में है, ये सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है और ये वैज्ञानिकता पर आधारित है। मार्शल आर्ट क्या होता है? मार्शल आर्ट कोई क्यों सीखता है? क्या किसी के ऊपर अटैक करने के लिए सीखता है या खुद की सुरक्षा के लिए? यस, कभी भी मार्शल आर्ट किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं सीखा जाता, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए। अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो ये जो है सेल्फ डिफेंस के लिए जो किया जाता है वो आपका मार्शल आर्ट होता है। और भारत में बहुत सारे मार्शल आर्ट का प्रचलन है अलग अलग राज्यों में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपका जो सबसे प्राचीन है वो कौन सा है? केरल का कलारीपयट्टू सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है जो केरल का है। और दूसरा है सिलाम्बम, जो सिलाम्बम है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये तमिलनाडु का है। इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसको पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था, आपको पता होगा, चेर चोल पांड्य, आपने सुना होगा, दक्षिण के राजवंश थे चेर चोल पांड्य। चेर जो थे ये केरल के क्षेत्र में थे, चोल जो थे ये तमिलनाडु का ऊपरी का क्षेत्र और जो आंध्र प्रदेश का नीचे का क्षेत्र है ये चोलों का था। और तमिलनाडु में सबसे नीचे का जो इलाका है ये पांड्यों का था और पांड्य राजवंश के शासकों ने ही इसको संरक्षण दिया था, जिसको सिलाम्बम कहा जाता है। इसके अलावा एक ग्रंथ जो महाकाव्य है तमिल साहित्य का, उसमें भी इसका चर्चा मिलता है। वो कौन सा महाकाव्य है जिसमें सिलाम्बम की चर्चा मिलती है? यस, शिल्पाधिकारम। किसने लिखा है? इलंगो आदिगल। मैंने क्लास में बताया था, इलंगो आदिगल या सिर्फ इलंगो भी आ सकता है। इन्होंने ही शिल्पाधिकारम लिखा है और ये तमिल महाकाव्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। इलंगो आदिगल, इन्होंने ही लिखा है शिल्पाधिकारम। और अमुक्तमाल्य किसने लिखा है? अमुक्तमाल्य, मैंने दिन क्लास में बताया था अमुक्तमाल्य किसने लिखा है और इसका मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बना है। हाँ, इसको मोतियों की माला लिखी, इसका मतलब होता है मोतियों की माला। लिखा किसने है? कृष्णदेव
मंत्रालय की स्थापना कब किया गया है? खेल मंत्रालय, हाँ, खेल मंत्रालय की स्थापना 1982 में किया गया था। फिर इसका नाम बदल दिया गया था 1985 में, इसका नाम मंत्रालय से विभाग कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिए, खेल मंत्रालय की स्थापना 82 में हुआ, लेकिन इसका नाम बदल करके कर दिया गया 1985 में। ये खेल मंत्रालय की जगह विभाग कर दिया गया था। साथ ही कुछ अन्य पॉइंट्स जैसे कि कौन कौन सा संस्थान कहाँ पे है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, संस्थान कहाँ पे है, तो ये याद रखना है। जिसमें आप देखेंगे आपके जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान है, ये कहाँ पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान, ये कहाँ है? पटियाला में। पटियाला आप जानते हैं पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो खेल संस्थान है ये पटियाला में है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जब पूछेगा तब ये कोलकाता हो जाएगा। अगर उसमें राष्ट्रीय जुड़ जाए तब ये कोलकाता हो जाएगा। इसका स्थापना जो है कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। इसके अलावा आपका है नेक्स्ट जो है रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ये केरल में है, तिरुवनंतपुरम में है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई खेल प्रशिक्षण जो संस्थान है ये तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरल में पड़ता है। और इसके अलावा और दो संस्थान जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है आपका इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी, ये एग्जाम में आ चुका है, अटल बिहारी मनाली में पर्वत। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो पर्वतीय खेल संस्थान है ये कहाँ है? मनाली में है, ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ट्रॉफी जो एग्जाम में दिए जाते हैं, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च कौन सा ट्रॉफी है, यानी कि पुरस्कार? राजीव गांधी जो आपका खेल पुरस्कार है ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और ये किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? वो खिलाड़ी को दिया जाता है। हाँ, क्या मतलब उसके लिए क्या मानक होने चाहिए, किस आधार पर? पिछले 4 वर्षों में उसका अच्छा परफॉर्मेंस कैसी रही है, और मतलब लगातार 4 वर्षों में जो अच्छी परफॉर्मेंस की है। हाँ बिल्कुल, यानी कि कोई भी जो खिलाड़ी है उसने पिछले जो 4 वर्ष हैं वो लगातार होने चाहिए। पिछले लगातार 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है, जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है पिछले 4 वर्षों में उसी को ये दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और वो 4 वर्ष की जगह पे 5 वर्ष 6 वर्ष कर दिया जाता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना 4 वर्ष का जो एक्सपीरियंस होता है, उनका जो खेल का परफॉर्मेंस होता है, उसी के आधार पर राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ऐसे पता चलता है द्रोणाचार्य भी गुरु थे, किसके गुरु थे? अर्जुन के गुरु थे। और भी कोई था जिनको अपना गुरु मानता था? कौन थे? हाँ, एकलव्य, जिनके बारे में कहा जाता है उन्हें दक्षिणा में का था। तो जो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, ये जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं, उनको दिया जाता है। यानी कि ये खिलाड़ियों को नहीं बल्कि प्रशिक्षकों को दिया जाता है। और ये जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है ये अर्जुन पुरस्कार है, यानी कि कितना अच्छा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी है और अर्जुन पुरस्कार भी है। अर्जुन पुरस्कार किस आधार पर दिया जाता है? ये भी 4 वर्ष परफॉर्मेंस लगातार, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये चीज याद रखिएगा। अगर वहाँ पे आ जाए राष्ट्रीय तो गलत हो जाएगा। राजीव गांधी जो पुरस्कार है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में दिया जाता है। हाँ, वो ओवरऑल कहीं भी पिछले साल मतलब पिछले 4 वर्षों में आपने कहीं भी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हो तो मिलेगा। लेकिन जो आपका अर्जुन पुरस्कार है इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल होते हैं, बहुत सारे खेल आयोजित होते हैं, उसमें अगर पिछले 4 वर्षों में जो भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ये अंतर है और मोस्टली बच्चे यहाँ गलत कर जाते हैं, क्योंकि 4 वर्ष तो सबको याद हो जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पे ही सिर्फ होगा वो आपका अर्जुन पुरस्कार होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही आपका है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये क्या है?
ध्यानचंद जी तो हॉकी से जुड़े थे, लेकिन ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बताइए, लाइफ टाइम से ये पता चल रहा है ना कि जिसने भी अपने खेल कैरियर में जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट, जैसे आपने देखा था सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है ना कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सिनेमा में उनका योगदान कैसा था, उसी के आधार पर दिया जाता है। तो ऐसे ही खेल जगत में पूरे जीवन का उनका योगदान कैसा रहा है उसके आधार पर दिया जाता है। खेलों के लिए दिया जाता है। हाँ, सारे खेलों के लिए लगभग ये है, क्योंकि इसमें ध्यानचंद जो आपका है ये सारे खेलों के लिए है। नेक्स्ट जो है आपका कि अमूल्य योगदान हो खेल में कोई भी हो, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें लोग गलती कर देते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये किसको दिया जाता है? विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। यस, क्योंकि ये ना तो किसी खिलाड़ी को दिया जाता और ना ही किसी गुरु को दिया जाता है। ये एग्जाम में आ चुका है कि जो आपका जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है ये किसको दिया जाता है? क्या ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, ऑप्शन में था, या कोच को दिया जाता है, या किसी संस्थान को दिया जाता है, या विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो ये विश्वविद्यालयों को दिया जाता है, और उन विश्वविद्यालयों को, सभी को नहीं, जो खेल के क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं, जो अपने विद्यार्थियों को खेल के क्षेत्र में निपुण बनाने का काम करते हैं और बढ़िया अचीवमेंट करते हैं, ऐसे विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये खेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद है। इसके अलावा एक और है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये क्या होता है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार बिजनेसमैन वगैरह को प्रोत्साहित, मतलब वो खेल में थोड़ा इन्वेस्ट करें, खेल को प्रोत्साहन दे ताकि खेल आगे बढ़े। क्योंकि जो कारपोरेट जगत है यानी कि जो बिजनेसमैन जगत होता है, उद्योगपति होते हैं, इनके पास पैसे बहुत होते हैं और ये अपने पैसे को हर क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी क्या अमेरिका वगैरह में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह है, जो हथियार बनाने का काम है, वो प्राइवेट कंपनियों को भी दिया जाता है। हमारे यहाँ आप देखेंगे केंद्र का विषय है, जो महत्वपूर्ण विषय है उसको केंद्र ने अपने पास रखा है, उसको प्राइवेट लोग नहीं बना सकते। जैसे उसको जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसमें आप जानते हैं अच्छे खासे नाम टाटा, बिरला, अंबानी और ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा है, ये चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सरकार उनको अधिकार नहीं देती है। तो अब जो है बात किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को हर क्षेत्र में मोटिवेट कीजिए कि वो हर क्षेत्र में इन्वेस्ट करें ताकि विकास हो, डेवलपमेंट हो, नई नई चीज़ें बने। तो जिनके पास पैसे हैं, अगर वो भी खेल जगत में आएंगे, खेल को प्रोत्साहन करेंगे, तो एक तो विश्व स्तर पर नाम होगा कि हमारे देश में ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो हर क्षेत्र में ट्रॉफी लेकर के आएंगे। दूसरा, युवा वर्ग जो खिलाड़ी हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके अंदर जो हुनर है वो बाहर आएगा। जैसे हम देखते हैं जब भी कोई खेल होता है तो उसमें अमेरिका, चीन, जापान, यही सारे लोग बहुत आगे रहते हैं। ये 100-200 ट्रॉफी लेते हैं, हम कहीं 30-40 में ही अटक जाते हैं। तो उनके यहाँ इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। सिर्फ सरकार ही नहीं, अन्य लोग भी इसमें अपना योगदान देते हैं, इसलिए वो आगे होते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ सरकार ही करती है और सरकारी व्यवस्था में आप जानते हैं कि बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से अब खेलों में प्राइवेट जो जगत है, खास करके जो उद्योगपति हैं, उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है कि आप लोग भी खेल में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे एक होता है ना, आप यहाँ एक IPL आप इसमें देखते हैं ना कि इसमें मोस्टली अलग अलग जो पैसे वाले लोग होते हैं वो अपनी टीम बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और जो टीम जीतती है जो भी अमाउंट रखते हैं वो ले जाती है। तो ये अच्छी चीज़ है, इससे जो खेलते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी जगह इन्वेस्ट होता है। तो इसमें आप देखते हैं विदेशी खिलाड़ियों को भी मौका मिलता है, देश के खिलाड़ी भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से सरकार काम कर रही है। अभी आपने देखा कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट की जा रही हैं, ताकि जो सरकार का पैसा है उसमें पूंजी में थोड़ा सा जो ज़्यादा बजट पड़ रहा था वो कम हो और प्राइवेट लोग भी इसमें काम करें। हालांकि उसके बहुत सारे माइनस पॉइंट भी सामने आते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात कि महंगा कर देते हैं वो लोग, व्यवस्था अच्छा देते हैं लेकिन महंगाई बढ़ जाती है। और भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि गरीबी, कुपोषण का शिकार, और ज़्यादातर लोग गरीब हैं। अब उनके लिए महंगाई ही सबसे बड़ी बीमारी है। तो ये महंगाई बढ़ना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। अन्यथा प्राइवेट चीज़ों में सुविधाएं तो अच्छी मिलती हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन वो कई गुना महंगा हो जाता है। और हमारे यहाँ गरीबों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम उन्हें फ्री में सारी चीज़ें उपलब्ध कराएं तो भी वो नहीं उसको ले पाते हैं, फ्री व्यवस्था भी नहीं ले पाते, तो महंगाई हो जाएगी तो क्या हाल होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा भारतीय परंपरागत खेल कौन से हैं जो हमारे यहाँ परंपराओं से आते हैं, और बहुत आसान है, आप लोगों ने बचपन में वो खेल खेले भी होंगे। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, मोस्टली लोगों का कहीं ना कहीं गांव से अटैचमेंट रहता है, क्योंकि अभी आप लोग बहुत जो है अभी भी पिछड़े इलाके में यानी कि
वैसे ही रह गया, ज़्यादातर डेवलपमेंट नहीं किया। तो बहुत प्राचीन है बस्ती, इसका उल्लेख बहुत समय से मिलता है। तो यहाँ मोस्टली जो लोग गांव से थोड़ा भी अटैचमेंट रखते होंगे उनको पता होगा अपने परंपरागत खेल के बारे में। तो बता सकते हैं हमारे यहाँ के परंपरागत खेल कौन कौन से हैं? खो खो, कबड्डी, हाँ खो खो, कबड्डी, हाँ गिल्ली डंडा, बिल्कुल सही है। ये सब आपके क्या है परंपरागत खेल है। हालांकि अब इसको सरकार तो प्रोत्साहन नहीं देती, लेकिन हाँ कबड्डी, खो खो और हाँ जो कुश्ती लड़ते हैं, तीरंदाजी, ये सब, शतरंज, आका शतरंज सिंधु सभ्यता में मिलता है, नहीं बोर्ड मिलता है। और आपने देखा होगा महाभारत में भी पता चलता है कि वो लोग पासे के खेल में ही हारे थे, जो महाभारत हो गया था। तो ये खेल भारत का है, परंपरागत है। लेकिन हम पसंद सबसे ज़्यादा किसे करते हैं? विदेश। ये तो लड़कियों का फेवरेट खेल है, जिसमें किसी को चोट ना लगे और मनोरंजन मिल जाए। हम ज़्यादातर विदेशी खेल को पसंद करते हैं, जिसमें क्रिकेट है, हॉकी है, ऐसी चीज़ें हैं। इन्हीं को सबसे ज़्यादा, अभी आप देखिए क्रिकेट आए तो सबका फेवरेट है, सबका फेवरेट हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ पे मतलब उनका देन है ये सब। मैं क्रिकेट तब पसंद आता है इंडिया पाकिस्तान में पता नहीं ऐसा क्या है कि पाकिस्तान से क्यों लोगों का इतना वो है, जबकि सही मायने देखा जाए तो सबसे करीबी हैं वो हमारे हिस्से हैं जो हमसे अलग हो गए, लेकिन सारी दुश्मनी उन्हीं से होती है। तो ऐसे ही होता है, जितनी दुश्मनी भाई भाई में होती है ना, उतनी दुश्मनी किसी और से नहीं होती, जबकि वो एक ही ब्लड होते हैं। वही हाल हो गया, पाकिस्तान आपके भारत का हिस्सा है, लेकिन फिर भी कंपटीशन उन्हीं से सबसे ज़्यादा है, ये जेनेटिक असर है। तो बात हो रही है कि जो विदेशी खेल है वो हमारे यहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, लोगों का रुझान उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ा। तो जो हमारी सरकार है अब वो कोशिश कर रही है कि जो हमारे यहाँ परंपरागत खेल हैं, जो हमने परंपराओं से जिनको खेला है, जो हमारी पहचान थी, वो हमें उसको उभारना चाहिए। जैसे विदेशी जो डिशेज़ हैं उनका प्रचार हमारे यहाँ खूब चलता है, जो भी मोमोज हैं और जो, लेकिन जो भारत की डिशेज़ हैं जो इतने शुद्ध हैं, पौष्टिक हैं, उनका प्रचार कोई नहीं करता। और उनको पसंद भी लोग मतलब खाने में तो घर में पसंद करेंगे, लेकिन बाहर निकलेंगे तो सारे फास्ट फूड जो होते हैं वो चाइनीज़ और दूसरे डिशेज पसंद करते हैं। तो अपनी चीज़ों को जैसे फुल्की आपके यहाँ का है तो वो खाइए, अच्छा है। तो हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, बेहतर हैं। जैसे जो आपके यहाँ के खेल हैं, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, ये सारे जो खेल हैं इसमें शरीर का अच्छा खासा मतलब कसरत होता है। आदमी अगर इस तरह के खेल खेलता है तो अच्छा खासा कसरत होता है, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी पावर लोग लगा देते हैं। आपने देखा भी होगा कबड्डी वगैरह में कि एक व्यक्ति आता है, सारे लोग उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं और वो किस तरह से सबसे छुड़ा के बिना सांस तोड़े वो वापस अपनी पाली में जाता है। तो उसमें अच्छी खासी कसरत होती है, सांस की भी और शरीर की भी। और इसके अलावा खो खो में आप देखते हैं कि लोग काफ़ी भागा दौड़ी करते हैं। तो जो भी खेल है हमारे वो लोगों को शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट बनाते थे। और कुश्ती तो पता ही है सबको कि अच्छा खासा खाना पीना होता है उसमें। तो ये हमारे परंपरागत खेल हैं, इनको जो है मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। साथ ही जो आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं सबसे प्रसिद्ध नाम जिन्होंने 5 बार शतरंज के खेल में भारत को ट्रॉफी दिलाई है, ये विश्व चैंपियनशिप रहे हैं। और एक और व्यक्ति जो सैंड से यानी कि बालू से खूबसूरत आकृतियाँ बनाते हैं और आज तक का रिकॉर्ड है कि उनको पूरे विश्व में कोई हरा नहीं पाया। सैंड आकृति के लिए जाना जाता है, जो बालू से आकृति बना देते हैं वो हमेशा जीतते हैं। जब भी कहीं एक प्रतियोगिता होती है तो वही जीतते हैं। वो हमारे भारत के हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। सुदर्शन नाम है उनका, ये सुदर्शन पटनायक करके नाम है। ये जब भी कोई कहीं भी होता है कंपटीशन सैंड आकृति का तो ये हमेशा जीतते हैं, इनको कोई हरा नहीं पाता। बहुत ही खूबसूरत ये कलाकृतियाँ बनाते हैं। तो इनके बारे में पता होना चाहिए, हम लोग सिर्फ खेल के बारे में जानते हैं। ये अद्भुत कला है कि सैंड से ही बेहतर चीज़ें बनाते हैं। तो ये सारे हैं। आप इसके अलावा आपके कुश्ती, गिल्ली डंडा, खो खो, ये सब आपके प्राचीन खेल हैं जो कि प्रचलन में हैं। इसके अलावा कुछ अन्य खेल जिनसे आप नहीं परिचित हैं, ये खेल आपके उत्तर भारत के हैं, लेकिन दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत इन क्षेत्रों में भी कुछ खेल खेले जाते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, तो उनके बारे में भी जान लें। जैसे इसमें से एक खेल है खोप खेल, असम का है ये खोप खेल, ये भी खेल है आपका। और नेक्स्ट है इसमें आपका वल्लम कली। वल्लम कली जो है ये आपने देखा होगा, पिक्चर वगैरह में देखा होगा, जो सांप की आकृति की लंबी सी नाव होती है और एक नाव में
ये नाव का कंपटीशन होता है। और हाँ, केरल का वल्लम कली केरल में होता है और इसमें लोग नाव का कंपटीशन करते हैं और जो इसमें जीता है उसको ट्रॉफी मिलती है। कोई मूवी हाल ही में आई थी जिसमें इस कंपटीशन को दिखाया गया था। जैकी श्रॉफ के बेटे हैं उसमें, छोटा भीम में दिखाता है, तो उसमें इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वल्लम कली जो आपका कंपटीशन है ये दिखाया गया है, केरल का है ये। और ये भी एक खेल है जिसमें लोग नाव को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। एक ही नाव में लंबी सी पतली सी नाव होती है और बहुत सारे लोग उसमें सवार होते हैं और कई लोगों का हाँ लंबी सी पतली सी होती है, सांप क्या होते हैं, आगे नुकीला पीछे नुकीला होता है, जिसमें थोड़ी चौड़ी होती है। इसको वल्लम कली खेल कहते हैं। ये भी एक खेल है और ये केरल का है। इसके अलावा है आपका केरला छूट। केरला छूट आप लोगों के लिए अजीब नाम होगा। ये त्रिपुरा का है। अब जैसे आपके लिए गिल्ली डंडा आसान है, वहाँ के लोगों को लगेगा गिल्ली डंडा भी कोई खेल है, तो ऐसे ही गेल्ला छूट ये कहाँ का है, त्रिपुरा का, ये भी एक खेल है। और इसके अलावा आपका है कंग सनाव। कंग सनाव जो है सनाव, ये कहाँ का है, तो ये आपका लोकप्रिय खेल है मणिपुर का। मणिपुर का खेल है ये। और एक और है मणिपुर का होंग खाजेई। होंग खाजेई, होंग हाँ ये आपका ये भी खेल है, ये भी मणिपुर का है। ये हॉकी के जैसे खेल है। आधुनिक में जो हॉकी खेली जाती है ना, ये हॉकी के जैसे खेल है। हाँ मणिपुर का होंग खाजेई। मलखम्ब का नाम सुना है आप लोगों ने? मलखम्ब ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में मलखम्ब होता है। मलखम्ब मीन्स होता है कि खंभा, दो खंभा गाड़ देना, एक इधर काफी ऊंचा, फिर उसमें रस्सी बांध देना। आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा, किसी लड़की या लड़के को हाथ में डंडा पकड़ के रस्सी पे चलते हुए उसी से बैलेंस करते अपनी बॉडी। अच्छा, तो ये होता है। तो ये ऐसे ही दो खंभा गाड़ते हैं, बीच में रस्सी बांधते हैं और उसी रस्सी के सहारे विभिन्न तरह के खेल को दिखाते हैं, अलग अलग की एक्टिविटीज करते हैं। इसी को मलखम्ब कहते हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा आपका है जल्लीकट्टू। नाम सुना है आप लोगों ने? तमिलनाडु में इस न्यूज में बहुत रहता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू बताइए कहाँ का है? दक्षिण भारत का ही है, तमिलनाडु का है जल्लीकट्टू। तमिलनाडु में ज़्यादा प्रचलन में है। ओणम का त्यौहार आता है ना, ओणम त्यौहार हालांकि मनाया कहा जाता है केरल में, लेकिन जब ओणम का त्यौहार होता है उसी समय यहाँ का एक त्यौहार है जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, बैल जिनकी बड़ी बड़ी सींगें होती है, काफ़ी रेट में कटते हैं। इनको ना विभिन्न एक्टिविटीज़ करके इनको गुस्सा दिलाया जाता है, इसमें बहुत नाराज कराया जाता है। जब ये नाराज होते हैं, बड़ी बड़ी सींग, हाँ बड़ी बड़ी सींग वाले, जिन सही तरीके से कहें तो सांड जैसे होते हैं ना, काफ़ी खतरनाक टाइप के, मोटे तगड़े। हाँ, अब हालांकि बैल भी मतलब जो है मिलता है उल्लेख की बैल होते हैं वो, लेकिन उन्हीं की जो थोड़ी सी बिगड़ैल प्रजाति होती है उसी को लोग सांड कहते हैं, यानी कि जो घूमते रहते हैं खेत वगैरह में, जो पाल लिए जाते हैं वो बैल हो जाते हैं और जिनको कोई नहीं पालता वो कहलाते हैं। तो बैल का ही उल्लेख मिलता है। और लेकिन ये काफ़ी हट्टे कट्टे पहलवान जैसे होते हैं और इनको नाराज कराया जाता है, इनको गुस्सा दिलाया जाता है और जब ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं तब इनको छोड़ दिया जाता है और फिर ये इधर उधर भागना शुरू करते हैं, लोगों को मारना शुरू करते हैं। और ऐसे टाइम में जो युवा होते हैं वो इनको रोकने का प्रयास करते हैं और इस दरमियान कितने लोगों का हाथ पैर टूटता है, जान भी जा सकती है, क्योंकि वो इतने पहलवान मजबूत होते हैं जानवर, किसी को घायल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। फिर एक जानवर जो मतलब है उसको जानबूझ करके गुस्सा दिलाना और फिर उसको जो है लोगों को मारने के लिए प्रेरित करना, फिर उसको कंट्रोल करना, ये भी तो ठीक नहीं है। आप किसी को जानबूझ करके छेड़िए और फिर उसको शांत करने की कोशिश कीजिए, तो कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ है ये। तो इसमें सुप्रीम हाई कोर्ट ने कई बार सुप्रीम कोर्ट तक बात
चलिए बता देते हैं आपको, हम मतलब ऑप्शन बता रहे हैं, आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पुट की सहायता से बताना है। तो एक तरफ है चप चारपुट है और दूसरा है खोंग जाम परवा गीत है और तीसरा है आपका खांगटा नृत्य। दूसरी तरफ है मिजोरम, क्या चप चारपुट जो त्योहार है ये मिजोरम का है। और दूसरा है खोंग जाम गाथा गीत मणिपुर का, ये तो आपने देखा भी था, खोंग जाम या जय। और आपका तीसरा है खांगटा नृत्य, क्या ये सिक्किम का है? तो आपको बताना कौन सा गलत है। ऊपर वाला पहला गलत है, कौन सा गलत? खांगटा जो है वो तो मणिपुर का होना चाहिए ना, अगर मणिपुर और सिक्किम दोनों दिए। हाँ देखिए, जब ये क्वेश्चन देगी थांगटा कहाँ का नृत्य है और ऑप्शन में मणिपुर ना हो, चार ऑप्शन दिया हो मणिपुर ना हो तो सिक्किम का, लेकिन अगर ये लिखा हो कि थांगटा सिक्किम का नृत्य है तो गलत हो जाएगा। ये है तो मणिपुर, लेकिन वो नहीं ऑप्शन में है तो आपको करना ही है कुछ ना कुछ, तो आप सिक्किम कर सकते हैं क्योंकि उसका प्रचलन वहाँ भी है। तो चूंकि ये कह रहा है कि कौन सी सुमेलित नहीं है तो थांगटा मणिपुर का है, आपका सिक्किम का नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। तो तीसरा गलत है। बाकी चप चारपुट त्योहार मैंने बताया था ये मिजोरम का है, जब नृत्य पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था। नेक्स्ट है, बताइएगा केरल के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू का प्रभाव किस शास्त्रीय नृत्य पे पड़ता है या देखा जाता है? बहुत आसान है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है और कथकली है। क्वेश्चन है बेटी, थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा, आसान बहुत है लेकिन लॉजिक वाला है। क्वेश्चन है, केरल के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू का प्रभाव निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य पर देखने को मिलता है? तो ऑप्शन में है भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है और मोहिनीअट्टम है। कथकली, क्योंकि मोहिनीअट्टम देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और जो आपका मोहिनीअट्टम है ये तो जैसे मोहित करने के लिए किया जाता है ना अपनी एक्टिविटी से। जो मोहिनी नृत्य है पहली बार उन्होंने जो आपके भगवान हैं विष्णु जी शिव जी को बचाने के लिए किया था ना, भस्मासुर को आकर्षित करने के लिए, तो ये आकर्षित करने वाला है, इसमें मार्शल आर्ट नहीं होता। लेकिन आपने पढ़ा था कथकली में 4 तरह के कलर लगाए जाते हैं, तामसिक, सात्विक, सादगी वाले, इस तरह से पाप वाले। तो ये जहाँ पे द्वंद्व दिख रहा है ना, द्वंद्व पाप का शांति पे जय विजय या शांति का पाप पे विजय, फिर सात्विक तामसिक पे हावी हो रहा है या तामसिक सात्विक पे हावी हो रहा है, तो यहाँ पे द्वंद्व दिख रहा है ना, यही जो है आपका मार्शल आर्ट का प्रभाव है, किस पर है? कथकली पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध कला को पांड्य शासकों द्वारा प्रश्रय दिया गया है? और जो है तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम इसका उल्लेख है, तो शिलांगम है। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया है बहुत आसान है, ढोक खेल अंडमान निकोबार, वल्लमकली केरल, गेल्ला छूट त्रिपुरा, तंग सनार मणिपुर। अभी मैंने बताया भी है। पहला है ढोक खेल अंडमान निकोबार। क्या बताना है इसमें? इसे बताना कौन सा सुमेलित नहीं, क्या ढोक खेल अंडमान निकोबार का नहीं है? नहीं, ये कहाँ का है? अभी बात हुई है, ढोक खेल कहाँ का मैंने बताया, असम का बताया है। तो अंडमान का तो जिक्र ही नहीं किया, तो अंडमान तो हो ही नहीं सकता है। हाँ बताएं, अंडमान में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? वो क्या कहते हैं, वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अंडमान में कौन सी जनजातियाँ? सोमपेन और सबसे प्राचीन जनजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं, जो आज भी अपने आप को अलग रखती है। अगर कोई जाए इंसान तो उसको मार देंगी, वो पसंद नहीं करती बाहरी हस्तक्षेप, वो सबसे एक तरीके से कहिए कि अपने आप को अलग रखती है। सबसे खुंखार जनजातियों में नाम आता है उनका नागा और अंडमान की, नागा वहाँ के लेकिन नहीं, आपके अंडमान निकोबार की जनजातियाँ बहुत एग्जाम में आता है। ये जारवा सबसे प्राचीन जनजातियाँ हैं, जारवा जनजातियाँ हैं, ओंजे हैं, सेंटलीज हैं और एक आपने क्या बताया सोमपेन। ये 4 नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, जारवा, सेंटलीज, ओंजे और सोमपेन। ये 4 जनजातियाँ आपके अंडमान निकोबार की हैं और ये आज भी अपने उन्हीं आदि परंपरा
बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपने सुना होगा 1-2 साल पहले कोई अमेरिकी या कहीं का पत्रकार भी आया था और वो वहाँ मना करने के बाद उसने जाने का प्रयास किया तो लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। तो इसी वजह से वहाँ आज भी बैन है। वहाँ आज भी आप जानते हैं हमारे यहाँ का सेंट्रल जेल यानी कि काले पानी की जो सज़ा होती है वही होता है। तो वहाँ पे जिन जंगलों में वो लोग रहते हैं वहाँ से कोई खुली गाड़ी में नहीं जाता। वहाँ पर अगर कोई गया भी है उस जंगल से जो रास्ता गुजरता है उससे जब जाते हैं तो बंद गाड़ी से जाते हैं और एक साथ एक गाड़ी नहीं जाता कभी, क्योंकि क्या पता उन लोगों को अच्छा ना लगे और हमला कर दे। तो वहाँ काफिले में लोग गुजरते हैं, आज भी वहाँ से लोग काफिले में गुजरते हैं और बंद गाड़ियों से गुजरते हैं। और उसका भी टाइम ये नहीं कि जब मन किया आप वहाँ से निकल गए। वो लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं बाहरी, तो वो एक टाइम पे वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, काफिले में गुजरती। आज भी हमारे प्रशासन उनको नहीं मतलब अपने कंट्रोल में कर सकती, वो अपनी उन्हीं चीज़ों के साथ आज भी रहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि हाँ संस्थान बताना है आपको, सुमेलित करना है, किससे मिलेगा? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ है? केरल में है ना, हाँ तिरुवनंतपुरम में है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कोलकाता। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण का मनाली, ठीक है आसान हो जाता है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान ऑप्शन में है मुंबई है, गोवा है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सत्य कथन को बताइए। कूट की सहायता से बताना है। पहला है अर्जुन पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो लगातार 5 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहा है। 5 नहीं होना चाहिए। दूसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है मर्दानी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध युद्ध खेल है? महाराष्ट्र का। बहुत ही छोटा चैप्टर था लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था। हाँ जैसे ये पूछेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार किसको दिया गया, किन खिलाड़ियों को दिया गया? अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? राजीव गांधी। ये क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा राजीव गांधी, हाँ ये चीज़ें करंट से अपडेट रहते हैं, पता चला ये करंट में क्या क्या होते रहते हैं। एक तो आपका जो इकॉनमी है इसका भी 60% जो क्वेश्चन आते हैं करंट बेस्ड आते हैं। जैसे रेपो रेट क्या है इस समय, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक दर क्या है, इस समय किसके साथ भारत का ज़्यादा आयात है, किसके साथ ज़्यादा निर्यात है। सबसे बैंक ज़्यादा पूछता है कि किस दिन मतलब है हंगर इंडेक्स प्रेस बैंक। हाँ और साथ ही जो सूचकांक आते हैं नए सूचकांक हैप्पीनेस में, गरीबी में, हाँ सम्मेलन, ये सारे इकॉनमी के 60% जो होते हैं वो सारे आपके करंट बेस्ड होते हैं। ऐसे ही कुछ और भी हैं जैसे जियोग्राफी के कुछ पार्ट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं वो भी करंट बेस्ड आते हैं। सिर्फ करंट से नहीं होता तो हिस्ट्री, अगर कोई नया प्लेस सामने ना आया हो जहाँ से कुछ नया चीज़, हाँ जैसे धरोहर में आपका थलावीरा शामिल हुआ था तो क्वेश्चन बन गया था। तो अभी करंट से अपडेट रहना बहुत जरूरी है क्योंकि हर सब्जेक्ट को करंट से ही रिलेट कर देते हैं, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जो शतरंज का खेल होता है इसमें कितने चौरस खाने होते हैं? 64 होते हैं। 64 32 व्हाइट या कोई लाइट कलर होता है और 32 अन्य डार्क या ब्लैक कलर होते हैं। 2 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं, ये तो काफ़ी आसान है। मैम एक बार आया था कि 2 होते हैं, एक दोनों ऑप्शन है लेकिन एक सही माना जाएगा इस टाइम में। मैम जैसे ऑप्शन में 1 और 2
एक बार में कितने लोग खेलते हैं, तो एक लोग खेलेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति अपना चाल चलेगा तो दूसरा उसको मारना मैम है। मैं 2 काउंट की थी तो उसमें आंसर गलत दे दिया था कि 1 होते हैं प्लेयर। हाँ, तो उसमें क्वेश्चन का प्रकृति कैसा था, कितने होते हैं, तब तो 2 ही होते हैं, बिना 2 के हो ही नहीं सकता। अब जैसे क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अब इसमें बैटिंग कितने करते हैं, फील्डिंग कितनी करते हैं, ऐसा आ जाए तो ये सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, असमिया सिनेमा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस फिल्म से हुई थी, ये क्वेश्चन हुआ था। ऑप्शन में है जया मोती या पियाली हुकुन या माक आँख मोरू या रंग पुलिस। पहले क्लास में हुआ, भूल गया, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, इसको रिविजन करने की ज़रूरत है। ये आपका जय मोती, यही आपकी असमिया की सबसे पहली फिल्म है, और भोजपुरी का तो याद होगा। गंगा मैया, ये है तुमकी चुंदरी चढ़ेंगे, ये आपकी भोजपुरी का था। और कौन सी बंगाली फिल्म में पहली बार रविंद्र संगीत का इस्तेमाल हुआ था, कौन सी बंगाली मूवी थी वो जिसमें पहली बार रविंद्र संगीत को मिलाया गया था? तो ऑप्शन में है देवदास है, मुक्ति है, जमाई षष्ठी है या अकाल लेर सोधानी। मुक्ति में पहली बार रविंद्र संगीत का उपयोग किया गया था। और सबसे पहला जो किनेटोग्राफ कैमरे का आविष्कार हुआ था, किसने किया था? थॉमस और कैनेडी, इन्हीं दोनों लोगों ने पहली बार जो कैमरा बनाया था, किनेटोग्राफ कैमरा बनाया था। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, ये तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बताइए 1937 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित पहली व अंतिम समाप्त फिल्म कौन सी थी? हाँ, गंगावतरण, ये पहली और अंतिम इनकी समाप्त थी। और पहली मूवी जो विदेशी सहयोग से बनी थी कौन सी थी? ऑप्शन में है गंगावतरण है, आलम आला है, नल दमयंती है, या इनमें से कोई नहीं? यस, नल दमयंती पहली मूवी थी जो विदेशी सहयोग से बनी थी। और पहला फीचर फिल्म कौन सा था? पहला फीचर फिल्म कई बार एग्जाम में राजा पहली बोलती फिल्म आलम आला, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट बताइएगा, मृच्छकटिकम किसने लिखा है? मृच्छकटिकम जो ग्रंथ लिखा गया है, ये किसने लिखा है? ऑप्शन में है विशाख दत्त, विशाख दत्त ने क्या लिखा? कितनी बार बताया है, बताएं? मुद्रा राक्षस। दोनों का विषय वस्तु बताइए, एग्जाम में आया है, दोनों का विषय वस्तु आया है। मृच्छकटिकम का भी आया है, मुद्रा राक्षस का भी आया है। इसमें थीम क्या, विषय क्या है, बताएं? भूल गया? इतनी तेजी से भूलेंगे तो एग्जाम तक तो 0 हो जाएंगे। बिल्कुल सुनने का बहुत महत्व है, लेकिन जब किसी अंक के साथ जुड़े तब, अन्यथा वो फिर शून्य हो जाता है। तो आपका जो मृच्छकटिकम है, इसमें एक धनी गणिका और व्यापारी की प्रेम कथा है। और जो आपका मुद्रा राक्षस है वो चाणक्य की योजना है। हाँ, चाणक्य चंद्रगुप्त के राजगद्दी पे बैठने के दरमियान जो चाणक्य ने नीतियाँ अपनाई थी, जो दुर्ग संधियाँ हुई थी, उन्हीं का इसमें उल्लेख मिलता है। तो एक क्वेश्चन आया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनते हैं तो उनके बारे में या उस समय के बारे में जो विस्तार पूर्वक चर्चा किसमें मिलता है? तो ऑप्शन में आपको अर्थशास्त्र में मिल जाएगा, मुद्रा राक्षस में। मोस्टली लोग क्या करेंगे, अर्थशास्त्र कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो राजनीति पर है। लेकिन जो उस समय दरबार में चल रहा था, उस सबका जो बढ़िया से वर्णन किया है वो मुद्रा राक्षस में किया गया है। और कौन सा ग्रंथ है जो हमारा
सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है? पाणिनि ने लिखा है। कौन सा ग्रंथ है? पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। किस भाषा में लिखा गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाणिनि जो कि उत्तर के हैं वो तमिल कैसे लिखेंगे? संस्कृत में व्याकरण काफी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा ग्रंथ है जिससे कश्मीर के इतिहास का हमें वर्णन मिलता है? कौन से ग्रंथ है? ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। कल्हड़ का नाम सुना है? राज तरंगिणी, हाँ, इसी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रचनाएं हैं जितनी भी महत्वपूर्ण हैं उनको जरूर याद रखें। मैंने आपको बताया था कि जो हर्ष थे उन्होंने भी कुछ रचनाएं लिखी थी। 3 रचना उन्होंने किया था। कौन से थे? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उनके दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन बाणभट्ट। और समुद्रगुप्त के हरिसेन। और जिन्होंने हर्ष को हराया था नर्मदा नदी के किनारे, कौन से शासक थे? पुलकेशिन द्वितीय, सेकेंड। कौन से राजवंश के शासक थे? चेर थे, चोल थे, चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे? नहीं, चालुक्य थे, चालुक्य वंश के थे। और इनके दरबारी कवि कौन थे? रविकीर्ति, इनके दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखना आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन आप वो याद रखना बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ने से नहीं होगा। ये सब मैंने बताया है क्लास में, तो उसको नोट कर रखा कीजिए और अपने नोट्स को पलट लिया कीजिए कभी कभी, क्योंकि एग्जाम में अन्यथा ऐसे इतना कॉन्फिडेंस अभी